हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 4 मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं ब्रीफ समरी से। समरी में हम देखेंगे सबसे पहले चैप्टर का टाइटल मध्यकालीन यूरोपीय समाज। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज कैसा था? मुख्य रूप से 3 वर्गों में 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग में कौन थे? पादरी थे। प्रथम वर्ग था पादरियों का वर्ग जो ईश्वर की सेवा करते थे और चर्च की व्यवस्था देखते थे। और दूसरा वर्ग था सामंत वर्ग या शासक वर्ग भी हम इसे कह सकते हैं। इनका मुख्य काम था समाज की रक्षा करना। और तीसरा वर्ग था जन सामान्य का वर्ग या जनसाधारण का वर्ग जो प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग के लिए जीवन यापन के साधन जुटाता था। यानी कि ये जो क्लास थी वो टैक्स पे करती थी और इनके जो मेहनत का फल था उससे ये जो टैक्स पे करते थे उससे कौन ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे? ये पादरी और सामंत। तो यहाँ जो दयनीय दशा थी वो सामान्य वर्ग की थी। इसके बाद है पादरी। पादरी वर्ग को अब हम देखेंगे डिटेल में। पादरी वर्ग का समाज में सबसे ऊंचा स्थान था, यानी कि इनका समाज में सबसे सम्मानित स्थान था और इनका यूरोपीय समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था। ये जो कुछ कहते थे समाज उसे पूरी मान्यता देता था। पादरी वर्ग गिरजाघर से संबंधित था। गिरजाघर क्या थे? ईसाई धर्म के पूजा स्थल थे, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उस प्रकार से। और ये ईसाइयों की उपासना का घर होता था। उपासना यानी पूजा का घर। फिर है बिशप। बिशप कौन थे? गिरजाघर की व्यवस्था देखने वाले तथा नेतृत्व करने वाले पादरियों को बिशप कहा जाता था। बिशप पादरियों से ऊपर थे। ये भी हम कह सकते हैं कि जो चर्च थे गिरजाघर थे उनमें पूजा या उपासना का काम करवाते थे, लेकिन ये क्या करते थे? ये चर्च की व्यवस्था देखते थे और नेतृत्व करते थे। इनका जीवन कैसा था? शानो शौकत से पूर्ण था और ये बड़े बड़े शानदार महलों में रहते थे। मेनर कौन थे? मेनर क्या था? छोटे सामंतों की भू संपदा या इनकी संपत्ति थी, जिसमें एक किला, एक किले से लेकर इसमें एक किला होता था, बिल्डिंग एक, और सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। मेनर क्या होती थी? इनकी जो संपत्ति थी, भू संपदा थी। जैसे हम कह देते हैं ना किसी की ये जागीर है या रियासत है, उसी प्रकार से एक सामंत का जो ज्यूरिस्डिक्शन वाला एरिया था, जितने क्षेत्र पर उसका अधिकार था, वो क्या कहलाता था? उसका वो मेनर कहलाता था। इसके बाद है सामंत वर्ग। सामंत वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? न्याय और रक्षा करना था। सामंत वर्ग यूरोपीय समाज का शासकीय वर्ग था। सामंत वर्ग को क्या कहते थे? शासक वर्ग भी कहा जाता था। और इनका मुख्य काम क्या था? न्याय करना और रक्षा करना। इसके बाद हम देखेंगे बपतिस्मा क्या था। बपतिस्मा क्या था? ये होती है एक प्रकार की धार्मिक क्रिया जो ईसाई धर्म में प्रक्षालन करना। प्रक्षालन करना मतलब धोना या साफ करना। तो ये क्रिया कब की जाती है? जब किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता दी जाती है, उसको पानी से नहलाया जाता था या पानी में डुबोकर बाहर निकाला जाता था। इस धार्मिक क्रिया को क्या कहा जाता था? बपतिस्मा। किसान अंधविश्वास के कारण फिर जो बपतिस्मा का जल था उसको अपनी फसलों पर छिड़कते थे और पशुओं को पिलाते थे। इसके बाद है नाइट। नाइट का यूरोपीय समाज में बहुत अधिक सम्मान था और मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोगों को नाइट कहा जाता था। नाइट कौन थे? जो योद्धा वर्ग के लोग थे। और नाइट अपने पास क्या रखते थे? भाला, चाकू और शीरा शस्त्राण रखते थे। ये वो हथियार अपने पास रखते थे। उलेमा। उलेमा फारसी भाषा के शब्द आलिम का बहुवचन है जो इल्म से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि जिनको ये माना जाता था कि ज्ञान है, उन लोगों को क्या कहा जाता था? उलेमा। इसके बाद है खुद कास्ट। खुद कास्ट कौन थे? ये किसानों का ही एक प्रकार था और कृषक श्रेणी में यह शब्द ऊंचे दर्जे के किसानों के लिए प्रयोग होता है। और ये दो शब्दों के मेल से बना है खुद एवं कास्ट, यानी कि स्वयं खेती करने वाला वह व्यक्ति जो अपनी भूमि को
स्वयं जोतता हो, अर्थात अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने वाला कहलाता है खुद कास्ट। पाही कास्ट, पाही का अर्थ होता है पड़ोसी या ऊपरी या फिर बाहरी। वह व्यक्ति जो पड़ोस के गांव या दूसरे गांव की जमीन पर खेती करता था और दूसरे गांव की जमीन ठेके पर लेता था या खरीद लेता था। तो पाही कास्ट कौन था? जो दूसरे गांव की जमीन पर खेती करता था। खुद कास्ट था खुद की जमीन पर खेती करना। पाही कास्ट जो पड़ोस के गांव या दूसरे गांव की जमीन पर खेती करता था, स्वयं की जमीन पर नहीं करता था। मुजारियान ये सबसे निचले दर्जे का हम कह सकते हैं किसान या कृषक था और उसके पास क्या था? केवल हल और बैल, और वो जमीन का मालिक नहीं था और भूमि खरीदने और ठेके पर लेने की क्षमता भी नहीं थी। ये मजदूर टाइप का किसान। खुद कास्ट जो खुद खेती करते थे और पाही कास्ट जो पड़ोसी खेतों में खेती करते थे, और मुजारियान मजदूर श्रेणी का किसान था। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो यूरोप में शासकीय वर्ग के मुख्य काम क्या थे? अभी भी हमने पढ़ा चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी कि यूरोपीय समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था? 3 वर्गों में बंटा था। तो ये शासकीय वर्ग उन तीनों वर्गों में से एक था। कौन सा था? कौन से 3 वर्ग थे? पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और सामान्य जन। तो हमें इसमें पूछा गया है शासकीय वर्ग के मुख्य कार्य। शासकीय वर्ग या सामंत वर्ग एक ही बात है। तो इस वर्ग के मुख्य कार्य क्या थे? यूरोप में सामंतों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग था और इसे ही क्या कहा जाता था? शासकीय वर्ग कहा जाता था। जो सामंत थे वो राजा के अधीन कार्य करने वाले सैनिक की तरह कह सकते हैं। तो राजा इनको कुछ जागीर देता था, जमीन देता था, उसके बदले में ये राजा को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। और जो बड़े बड़े सामंत थे उनका मुख्य कार्य क्या था? न्याय करना और लोगों की रक्षा करना था। तो इनका मुख्य कार्य न्याय करना और लोगों की रक्षा करना था। और इस वर्ग का भूमि पर भी पूर्णतः अधिकार होता था, यानी कि ये उस जमीन के जागीर के पूरी तरीके से मालिक होते थे। और आगे यह वर्ग अनेक उप वर्गों में बंटा हुआ था, जैसे बड़ा सामंत, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से इनकी कैटेगरीज बनी हुई थी। तो यहाँ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर हमें आंसर अटेम्प्ट करना है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पहले हमने ये बता दिया कि 3 कैटेगरीज में ये बटा हुआ था, इसको हम पॉइंटेड फॉर्म्स में लिख सकते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट लाइन हो, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख्य काम क्या था, तो इसे हम पेपर में आंसर लिखते समय अंडरलाइन करके और सिंगल इन्वर्टेड में दिखा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इनका आंसर राइटिंग पैटर्न भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे कि अपने आंसर को हम किस तरीके से ऐसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें कि वो एग्जामिनर को अच्छा लगे और उसके हमें अच्छे मार्क्स मिले। सेकंड क्वेश्चन, यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी? अब इस आंसर में भी हम एक और आंसर राइटिंग का फॉर्मेट देखेंगे। यहाँ हमने क्या फॉर्मेट देखा कि हमने जो इम्पोर्टेंट लाइन थी उसको अंडरलाइन किया और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा। सेकंड क्वेश्चन में हम एक आंसर फॉर्मेटिंग ये देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं उनको बुलेट्स में शो करें, अलग अलग बुलेट्स में या फिर नंबरिंग में शो करें, और पैराग्राफ की बजाय ये आंसर ज्यादा अच्छा दिखेगा। यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी? कृषकों की दशा कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी। और इस तरीके से हमारे लिए याद करना भी इजी हो जाता है। हम एक पैराग्राफ की बजाय पॉइंट को अच्छे ढंग से अपने दिमाग में रख सकते हैं। और पॉइंट के भी अगर हम कुछ कीवर्ड्स जैसे अंडरलाइन कर ले, इस क्वेश्चन में मैं कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूंगी, तो उनको हम अगर याद कर ले तो पूरा बड़ा क्वेश्चन याद करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें क्या था? कीवर्ड अत्यंत दयनीय थी। कृषकों की दशा हमसे पूछी गई है, कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। और मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अर्थव्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ साथ कृषक भी भूस्वामियों की संपत्ति ही माना जाता था। तो पहला, कृषक की दशा क्या थी? अत्यंत दयनीय। दूसरा, कृषक को भी ये माना जाता था कि वो भूस्वामी है, जो उसकी संपत्ति है।
उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था, एक संपत्ति के हिस्से की तरह उसको समझा जाता था। भूस्वामी उसे जोतने के लिए जो जमीन देता था, उस पर उपज करने पर यानी खेती करने पर भी उसे उपज का कुछ ही भाग प्राप्त होता था, जिसमें से उसे 10वां हिस्सा चर्च को देना होता था। तो भूस्वामी ने उसको जमीन दे दी खेती करने के लिए किसान को, और जब वो उस पर खेती करता था तो उसे क्या मिलता था, उपज का कुछ ही भाग मिलता था, कुछ भाग वो भूस्वामी को देगा क्योंकि उसकी जमीन है। और फिर उसको जो भाग मिला, कुछ भाग मिला, उसका भी वो 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा किसको देता था, वो चर्च को देता था। कृषक कैसा जीवन व्यतीत करते थे, दासों जैसा। कहाँ रहते थे, घास फूस की बनी झोपड़ी में रहते थे, और वर्षा और शीत ऋतु में पशु भी उसी झोपड़ी में आ जाते थे। और वो अपने बच्चों की शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, उन्हें स्वामी या लॉर्ड की इजाजत लेनी पड़ती थी, भूस्वामी की इजाजत लेनी पड़ती थी। इसके अलावा उन्हें भूस्वामी के घर का काम भी करना पड़ता था, जिसके लिए उसको कोई मजदूरी या मेहनताना नहीं दिया जाता था। इस प्रकार के कार्यों को क्या कहा जाता था, बेगार, जो कि मुफ्त में करवाए जा रहे थे। इसके अलावा उसके परिवार के सदस्यों को भी स्वामी के घर का कार्य करना पड़ता था। जो कृषक था उसके फैमिली मेंबर्स भी फिर भूस्वामी के दास की तरह ही बनकर रहते थे। तो यूरोप के कृषकों का जो जीवन है वो अत्यंत कष्टपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी। तो ये हमने देखा यूरोप की पहले सामाजिक संरचना देखी। अब हम देखेंगे भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी। मध्यकाल में भारत की सामाजिक संरचना क्या थी, बहुत जटिल थी। और भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बाद मध्य एशिया से बड़ी संख्या में लोग भारत में आए और उन्होंने भारत में रहना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, भारतीय समाज में बड़ी जटिलता आई, क्योंकि ये जो तुर्क लोग आए उनके धर्म या पंथ भारत के मूल नागरिकों से भिन्न थे। यानी वो एक अलग धर्म और अलग संस्कृति भारत में लेकर आए। भारतीय सामाजिक संरचना में उस समय मध्यकाल में कृषकों का स्थान महत्वपूर्ण था, तथा यहाँ का समाज कैसा था, ग्रामीण था, और जिसमें किसानों या कृषकों की बहुत संख्या में श्रेणी थे। यानी कि किसानों में भी बड़े किसान या फिर छोटे किसान, इस तरीके से उनकी श्रेणियां बनी हुई थी। भारतीय समाज में अनेक वर्ग शामिल थे। तो कौन कौन से उस समय पर कैटेगरीज थी इंडिया में। पहला था शासक वर्ग। शासकीय वर्ग में कौन थे, शासकीय वर्ग को क्या थे, सारे शासकीय अधिकार प्राप्त थे और वह शासकीय कार्यों में
संलग्न थे। ये क्या काम करते थे? शासन चलाने का। शासकीय वर्ग शासकों के साथ सत्ता में भागीदारी रखते थे। क्या करते थे ये? शासकों के साथ सत्ता में भागीदारी रखते थे। जैसे हमने सामंत पढ़े तो, और इसके लिए क्या करते थे? ऊंचा वेतन प्राप्त करते थे। सेकंड है धार्मिक वर्ग। धार्मिक वर्ग कौन था? मध्यकाल में भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों में एक ऐसा वर्ग था जो धार्मिक क्रियाकलापों से अपनी जीविका चलाता था। तो धार्मिक वर्ग में कौन आ जाएंगे? जैसे पुजारी, या फिर इसमें मुस्लिम धर्म में उलेमा हम कह सकते हैं। तो हिंदू समाज के लिए धार्मिक क्रियाकलाप का कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण ही करते थे, पूजा पाठ का जो कार्य है। व्यापारी व दुकानदार वर्ग। भारतीय समाज में व्यापारी और दुकानदार का एक विशाल वर्ग था, इनकी काफी संख्या थी और ये अंतरराष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते थे, दूसरे देशों के साथ और भारत में ही ये आंतरिक व्यापार करते थे। और इसके अलावा था कृषक वर्ग। भारतीय समाज में कृषकों का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो समस्त समाज के लिए भरण पोषण का दायित्व वहन करता था। यानी कि ये जो कृषक वर्ग है ये पूरे समाज का भरण पोषण करता था। और इसके अलावा थे भारतीय समाज में दास। इसके अलावा भारतीय समाज में क्या था? दास प्रथा का भी बोलबाला था। तो स्त्री, बच्चे, पुरुष ये सभी दासों में शामिल थे। और शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन की कैसी दशा थी मध्यकाल में? मध्यकाल में भारत की प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन आदि अवनति की ओर अग्रसर हो गए। यानी कि ये जो शिक्षा के केंद्र थे अब ये पिछड़ने लगे थे, अवनति की ओर अग्रसर ये हो गए। विभिन्न भाषाओं के साहित्य का भी विकास हुआ और इनमें भक्ति संतों की प्रमुख भूमिका रही इस काल में जो साहित्य विकसित हुआ। भारत के मनोरंजन के साधनों में मुख्य क्या थे? संगीत, मल्ल युद्ध, शतरंज, कुश्ती, ये सारे क्या थे उस समय? मनोरंजन के साधन थे। तो अब मध्यकाल में हम देखेंगे किसानों की दशा भारत में कैसी थी। तो भारत में किसानों की दशा यूरोपीय किसानों की तरह कैसी थी? दयनीय थी। और किसानों के क्या थे? कई वर्ग थे, कई कैटेगरीज थी। उनमें पहला वर्ग था खुद काश्त किसानों का जो अपनी स्वयं की भूमि पर खेती करते थे। और दूसरा वर्ग था पाही काश्त किसानों का जो पाही यानी पराई भूमि पर खेती करते थे, दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। और इसके बाद तीसरी श्रेणी थी मुजारियान या मजदूरों की। मजदूर टाइप के जो किसान थे जो किसी और की भूमि पर खेती करते थे, स्वयं की इनके पास कोई भूमि नहीं होती थी। तो इन किसानों की दशा क्या थी? शोचनीय थी, अत्यंत दयनीय थी। और राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर ही था जो ये किसान देते थे और जिससे वो अपने अधिकारियों का वेतन देते थे। और किसान इस भूमि कर का विरोध नहीं कर सकते थे। तो अब अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारतीय समाज और यूरोपीय समाज के किसानों का। मध्यकाल में पहले हम देखते हैं यूरोपीय समाज के किसानों की दशा कैसी थी। तो यूरोपीय समाज की व्यवस्था कैसी थी? कृषि पर आधारित थी और भूमि को ही अधिक महत्व दिया गया था। भूमि पर किसका वर्चस्व था? राजा का वर्चस्व था। और वो अपनी ये भूमि किसमें बांटता था? सामंतों में बांट देता था। और ये सामंत फिर उसको आगे अपने से छोटे सामंतों में बांट देते थे जिनको क्या कहते थे? उप सामंत कहते थे। तो उप सामंत आगे फिर कृषकों से खेती करवाते थे और बहुत ही कम संख्या में किसानों के पास अपनी भूमि होती थी। और इन किसानों को क्या कहा जाता था? स्वतंत्र किसान कहा जाता था। अधिकतर किसान सामंतों की भूमि पर ही खेती करते थे और इन किसानों की स्थिति क्या थी? बहुत दयनीय थी। इसके अलावा मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अर्थव्यवस्था में भूस्वामी के जीवन की जो बाकी की अनिवार्य वस्तुएं थी उनके साथ किसान को भी क्या माना जाता था? भूस्वामी की संपत्ति माना जाता था।
और भूमि से प्राप्त हुई उपज का किसान को बहुत ही कम भाग प्राप्त होता था और उस भाग में से भी उसे 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। तो उसके पास फिर बहुत कम अपने लिए बचता था और इस प्रकार उसकी स्थिति क्या थी, जीर्ण शीर्ण थी। और भूस्वामी की भूमि पर खेती करने के अलावा उसको स्वामी के घर में भी कार्य करना होता था। ये सब पॉइंट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बस हम यहाँ इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, भारत और यूरोप का। और पहले हमने भारत और यूरोप के किसानों का अलग अलग भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा है डिटेल में। तो जो वो भूस्वामी के घर पे कार्य करता था उसके लिए उसे कोई अलग से मेहनत मजदूरी नहीं दी जाती थी और इस प्रकार के किए गए कार्यों को क्या कहते थे, बेकार कहा जाता था। और अब हम देखेंगे भारत में किसानों की दशा कैसी थी। मध्यकालीन भारतीय समाज में कृषकों की स्थिति यूरोपीय किसान की तरह कैसी थी, दयनीय ही थी। भारत के विभिन्न भागों में इनके अनेक वर्ग थे, हमने जो पढ़ा खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियान। इस वर्ग की एक श्रेणी अपनी भूमि पर खेती करती थी, इनको क्या कहते थे, खुद काश्त कहते थे। और ये राजा को निर्धारित किया गया कर देते थे। और दूसरी श्रेणी किसकी थी, पाही कास्ट की थी और ये दूसरे गांवों में जाकर खेती करते थे। और तीसरा वर्ग कौन सा था, तीसरा वर्ग वो था जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और वो दूसरे जो किसान थे उन या भूस्वामी थे उनकी भूमि पर खेती करते थे और इनको उपज का केवल एकमात्र छोटा सा भाग इन्हें प्राप्त होता था और इन्हें क्या कहा जाता था, रयती या मुजारियान कहा जाता था। तो ये हो गया कंपैरिजन भारत और यूरोप के किसानों का। तो इस कंपैरिजन से हमने देखा कि दोनों ही कंडीशंस में जो किसान है उनकी स्थिति क्या थी, दोनों समाजों में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत और यूरोप में शासकीय वर्ग या सामंत वर्ग, इसमें ब्रैकेट लगनी थी, शासक वर्ग या सामंत वर्ग की स्थिति में क्या भिन्नता थी, भारत और यूरोप के सामंत एक दूसरे से अलग कैसे थे। तो मध्यकाल में यूरोप का शासकीय वर्ग कैसा था, पहले हम ये देखेंगे। यूरोप के शासकीय वर्ग को क्या कहा जाता था, बड़े भूस्वामी, काउंट या लॉर्ड उनको कहा जाता था। और इन्हें किसकी शिक्षा दी जाती थी, युद्ध विद्या, आखेट यानी शिकार, उचित भूखान पान यानी अपने जो भूमि है उसके अकॉर्डिंग खान पान, घुड़सवारी आदि की इन्हें शिक्षा दी जाती थी। और इनका मुख्य कार्य क्या था, न्याय करना और रक्षा करना था। मुख्य कार्य न्याय और रक्षा करना था। इनके पास सैनिकों का एक समूह होता था और ये सैनिक फिर युद्ध में भाग लेते थे। तो ये सामंत क्या करते थे, राजा के लिए सेना तैयार करते थे। अब हम देखेंगे भारत का शासकीय वर्ग कैसा था। भारत में शासकीय वर्ग दो वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था शाही शक्ति या केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग और दूसरा वर्ग स्थानीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग जो भूस्वामियों का प्रतिनिधि था। तो एक वर्ग था राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला और दूसरा था भूस्वामी या सामंतों का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग। तो शासकीय वर्ग में कौन थे, विभिन्न राज्यों के बड़े पदाधिकारी और जमींदार शामिल थे और इनकी आय का साधन राज्य के द्वारा निर्धारित होता था, जो नकद वेतन या किसी बड़े क्षेत्र की भूमि से कर एकत्र करने के रूप में होता था। तो शासकीय वर्ग में जो भी पदाधिकारी और जमींदार आते थे इनका वेतन भारत में उस समय कैसे दिया जाता था, नकद वेतन के रूप में दिया जाता था या फिर कर उनको एकत्र करने की अनुमति दे दी जाती थी किसी भी क्षेत्र से। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मवासात से क्या अभिप्राय है। तो मवासात से क्या अभिप्राय है, अनेक किसान जो सरकार को कोई कर नहीं देते थे और वो सरकार का कोई भी आदेश भी नहीं मानते थे। तो ये किसान सेना द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में पहाड़ी प्रदेशों, मरुभूमि इत्यादि दुर्गम जगहों पर ये फिर चले जाते थे जब इनसे कोई कर लेने आता था तो। और ऐसे क्षेत्र समकालीन विवरणों में यानी उस समय की जो पुस्तकें हैं उनमें इन्हें मवास या
मवासात के नाम के द्वारा जाना गया। तो जो किसान कर नहीं देते थे और सरकार के जब सेना के द्वारा इन पर कोई हमला किया जाता था तो ये पहाड़ी प्रदेशों में मरुस्थलों ऐसी जगहों पर जहाँ सेना नहीं जा सकती थी वहां जाकर रहने लगते थे। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? मवास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में धर्मांतरण पर चर्चा करें। मध्यकालीन भारत में इस्लाम का आगमन किनके साथ हुआ? व्यापारियों, सूफियों और आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ। और 636 से ईस्वी से लेकर 1761 तक भारत पर विदेशी हमलावर लगातार हमले करते रहे। अरबों के हमले से लेकर फिर आगे जो अंग्रेजी कंपनियां आई उन तक। और इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार, इस्लाम का प्रसार, धन की लूट, ये इनके उद्देश्य थे। परंतु उन्हें भारत की जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो ये जो भी विदेशी हमलावर आए इन्हें धर्म के मामले में भारत की जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और धर्मांतरण के लिए तलवार और अग्नि की नीति सफल नहीं रही, यानी कि उनकी जो अपना अपनी शक्ति या बल प्रयोग की नीति थी वो उनकी सफल नहीं रही। तो फिर उन्होंने क्या किया? लालच और लोभ के द्वारा या फिर जजिया लगाकर, एक प्रकार का ये धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया था। तो इनके द्वारा फिर उन्होंने धर्मांतरण का प्रयास किया, परंतु इन सब प्रयासों में मध्यकाल में उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। यानी मध्यकाल में जो धर्मांतरण है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। तो आज के लिए इस चैप्टर को हम यही स्टॉप करेंगे इस वीडियो में, और चैप्टर का बाकी का जो पार्ट है वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।